से पहले बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव। अंतिम घंटे में आई रिकवरी के चलते सेंसेक्स 170 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 7,800 के ऊपर बंद। I think that we already have some signposts here that the global economy is pretty much close to a recession, and in that article that I wrote, I think we are one shock away from the global economy entering its 6th global recession. चीन की सुस्त ग्रोथ ला सकती है पूरी दुनिया में मंदी। मॉर्गन स्टैनली के रुचिर शर्मा ने कहा, चीन में मंदी के होंगे गंभीर परिणाम। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिलाया भरोसा। अमेरिका में कहा, चीन में है सब कुछ ठीक, नहीं बंद होंगे विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे। आयरलैंड में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। आयरलैंड से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और आईटी के क्षेत्र में मदद बढ़ाने पर हुई बात। सेबी के पास सारे वो पावर्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि एक मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए चाहिए। सेबी के मर्जर से कमोडिटी वायदा कारोबार के रेगुलेशन में होगा सुधार। आवाज से खास बातचीत में एफएमसी चेयरमैन ने कहा, सेबी के ज्यादा अधिकारों से होगा फायदा। हेल्थ केयर सेक्टर पर कंपटीशन कमीशन की नजर। सीसीआई चेयरमैन अशोक चावला ने कहा, कार्टलाइजेशन की होगी जांच। ऐप वाली टैक्सियों के ऐन मौके पर किराए बढ़ाने पर भी नजर। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। अरबों की दौलत छोड़ संन्यास लेंगे। फोर्टिस के फाउंडर शिविंदर सिंह राधा स्वामी सत्संग से जुड़े। और लगातार 9वें साल देश के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी नंबर 1 पर। 19 अरब डॉलर संपत्ति के साथ फोर्ब्स इंडिया लिस्ट में सबसे ऊपर। दिलीप सांघवी और अजीम प्रेमजी दूसरे और तीसरे नंबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार तख्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। नए टैक्स पेयर्स को जोड़ने का काम नहीं करेंगे इनकम टैक्स अधिकारी। खाली पदों को भरने की मांग को लेकर एसोसिएशन ने शुरू किया सहयोग आंदोलन। टैक्स वसूली का लक्ष्य पाना भी हो सकता है मुश्किल। 3,500 से 4,000 तक प्रति स्क्वायर फुट की प्राइस पे मकान बिक रहे हैं आज के दौर में। अगर और ग्राहक आते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि और भी कटौती होगी। प्रॉपर्टी बाजार है घोर मंदी में। सीएनबीसी आवास के खास आयोजन है दिल्ली पर फोकस में। डीएलएफ के राजीव तलवार ने कहा कि और भी गिर सकते हैं दाम। जयपुर राजघराने का सुलझा प्रॉपर्टी विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने दिया राजमाता गायत्री देवी के पोते पोती के पक्ष में फैसला। मराठी फिल्म कोर्ट की ऑस्कर में एंट्री। नए कलाकारों को लेकर बनी फिल्म करती है देश की न्यायिक व्यवस्था पर चोट। और हैचबैक कारों का बाजार हुआ और गर्म। फोर्ड ने लॉन्च की नई फीगो। मार्केट लीडर मारुति स्विफ्ट और ग्रैंड i10 को देगी टक्कर। सरकार का स्वच्छता अभियान आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। मुख्यमंत्रियों के समूह ने पेट्रोल और डीजल पर 2% सेस लगाने की सिफारिश की है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या मान लिया जाए कि पेट्रोल डीजल पर सेस लगना अब तय है? अब तय है कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि लगभग तय है। थोड़ा सा हेज करके देखें, क्योंकि अभी ये उपसमूह ने सिफारिश की है। इसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री थे और ये नीति आयोग के तहत ये उपसमूह बनाया गया था। अब ये सिफारिश से अपनी रिपोर्ट जो है अगले 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। और इसमें साफ तौर से कहा गया है कि इस स्वच्छता अभियान के तहत पैसे जुटाना एक बड़ी चुनौती है और पैसे कैसे जुटाए जाए इसको लेकर के 5 अलग अलग उपाय सुझाए गए हैं। और इन उपायों को लेकर कोई दूसरा बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा है। इस वजह से कह सकते हैं कि इन उपायों को सरकार काफी हद तक स्वीकार कर लेगी और केंद्र के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। पहला उपाय तो ये कि राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर 2% का सेस लगाए। ये खुद राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सिफारिश आ रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। इसको माने जाने की संभावना काफी ज्यादा है। 2% सेस से जो रकम आएगा उसका इस्तेमाल स्वच्छता अभियान के तहत किया जाए, टॉयलेट बनाने पे किया जाए, सीवेज पर बनाने पे किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ पे ये की गई है कि जो आयरन ओर
कोयला या फिर एल्युमिनियम का उत्पादन जिन राज्यों में होता है उन राज्यों में इनके उत्पादन पर 2% का सेस लगाया जाए अलग से, यानी इनके उत्पादन को महंगा किया जा सकता है, इन कंपनियों को थोड़ा सा नुकसान वाला सौदा हो सकता है। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियों का जो CSR है उसका एक तय हिस्सा स्वच्छता अभियान में देने के लिए जरूरी किया जाए। स्वच्छता अभियान के लिए एक स्वच्छ भारत बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड लाने की सिफारिश यहाँ पे की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार भी एक स्वच्छ भारत कोष बनाए और इसमें अलग अलग स्रोत से जो पैसे जुटाए जा रहे हैं वो इस पर रखे जाए और इससे फिर स्वच्छता अभियान के तहत खर्च किया जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि इस पूरे सिफारिश में अभियान के तहत जो भी खर्च होने जा रहा है उसमें आप 75% खर्च केंद्र सरकार वहन करे और 25% खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करे। अब ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास जाने के बाद माना जा रहा है कुछ दिनों में इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण सारे डिटेल्स के लिए। और आगे बढ़ते हुए फोर्टिस हेल्थकेयर के को-फाउंडर शिवेंद्र मोहन सिंह अरबों की दौलत को ठुकराकर संन्यास लेने जा रहे हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर के को-फाउंडर शिवेंद्र मोहन सिंह अपनी कंपनी के एग्जीक्यूटिव रोल को छोड़कर आध्यात्मिक संस्था राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ने जा रहे हैं। शिवेंद्र के मुताबिक कंपनी की सेवा करने के बाद अब वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की कल्पना अब हकीकत में बदल रही है। देश में हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े बड़े नामों में एक शिवेंद्र मोहन सिंह का संन्यास लेना काफी कुछ वैसा ही है जैसा रॉबिन शर्मा की बहुचर्चित किताब के मुख्य पात्र का अपने जमे जमाए काम को छोड़कर अध्यात्म से जुड़ना। सिर्फ 40 साल के शिवेंद्र मोहन सिंह फोर्टिस हेल्थ केयर के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफा देकर अपने जीवन को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। To me, I think the personal journey took us into healthcare. I've been involved in it for over 2 decades now. And I find a lot of linkage between the two. At the end of the day, what we do in Fortis is actually serving patients who come to us at a time of their need. The only difference between this service that we do at Fortis and what I would like to do going forward is technically without the rewards and recognition that go along with the corporate role. And I believe it's the right time for doing something that I want to do for myself after having done what I thought was right for Fortis. शिवेंद्र और उनके बड़े भाई मलविंदर मोहन सिंह की फोर्टिस हेल्थ केयर में 71% की हिस्सेदारी है। फोर्टिस हेल्थ केयर के देश भर में 30 अस्पताल हैं। इसके अलावा ये भाई रेलीगेयर एंटरप्राइजेस के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज और SRL लेबोरेटरीज के जरिए डायग्नोस्टिक बिजनेस से भी जुड़े हैं। दोनों भाइयों के पास करीब 16,000 करोड़ रुपए की जायदाद है और इनकी गिनती देश के धन कुबेरों में की जाती है। लेकिन अब इनमें से एक अध्यात्म और सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने जा रहा है। शिवेंद्र के करीबी लोगों के मुताबिक उन्होंने कुछ महीने पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थीं। वैसे सिंह परिवार काफी लंबे समय से राधा स्वामी सत्संग ब्यास का अनुयायी रहा है। सिंह भाइयों के नाना चरण सिंह राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख थे और पिता स्वर्गीय परविंदर सिंह भी इस मत को मानते थे। सत्संग के मौजूदा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह शिवेंद्र मोहन सिंह के मामा हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास 1891 में शुरू हुआ था और आज इसके अनुयायी दुनिया के 90 देशों में हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट और ड्यूक यूनिवर्सिटी से MBA शिवेंद्र सिंह ने करीब 15 साल पहले अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत की थी। जब उनकी गिनती देश के चुनिंदा उद्योगपतियों में होती है, वो अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। धीरज अग्रवाल, दिल्ली। फोर्ब्स इंडिया ने देश के सबसे ज्यादा अमीरों की ताजा लिस्ट जारी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल देश के सबसे अमीरों की लिस्ट में टॉप पर हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $18.9 अरब है। $18 अरब की नेटवर्थ के साथ दिलीप सांघवी दूसरे नंबर पर हैं। अजीम प्रेमजी तीसरे और हिंदुजा बंधु चौथे पायदान पर है। शाहपुरजी पालुंजी मिस्त्री ग्रुप के पालुंजी मिस्त्री $14.7 अरब की नेटवर्थ के साथ 5वें नंबर पर हैं। छठे नंबर पर हैं SCL के चेयरमैन शिव नाडर। $11.4 अरब की नेटवर्थ के साथ गोदरेज ग्रुप 7वें पायदान पर है। वहीं स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल 8वें और पूनावाला ग्रुप के साइरस पूनावाला 8वें और 9वें स्थान पर हैं। $7.8 अरब की नेटवर्थ के साथ कुमार मंगलम बिरला इस सूची में 10वें पायदान पर हैं। फोर्ब्स इंडिया पत्रिका का ये नया अंक 9 अक्टूबर से स्टैंड्स पर होगा।
और एक्सपायरी से पहले आज बाजार संभलकर बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 171 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी 7,850 के करीब पहुंचकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने एक बार फिर बाजार को सहारा दिया, साथ ही मिड कैप शेयरों में उछाल आया। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनंत सिंह भी। चीन की चिंता और दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी के चलते भारतीय बाजारों ने आज फिर से एक बेहद कमजोर शुरुआत की और निफ्टी 7,800 के अहम लेवल के नीचे ही खुलता हुआ दिखा। 7,725 के आसपास का लो बनाने के बाद बाजार ने संभलने की कोशिश की, लेकिन जहां खुला वहीं से पहले घंटे के उतार चढ़ाव के बाद रिकवरी आना शुरू होती दिखी और फिर मिड सेशन में बाजार हरे निशान में आए। कमजोर शुरुआत हुई थी यूरोप के बाजारों की, लेकिन फिर वहां से जो रिकवरी हुई और डाउ फ्यूचर्स जो हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे तो बाजारों में जोश आ गया और दिन अंत होते होते बाजारों में एक अच्छी रिकवरी दिखी। सेंसेक्स अपने लोअर लेवल से 550 पॉइंट सुधरा और निफ्टी लगभग 150 पॉइंट ऊपर आया। तो अच्छी तेजी के साथ फिर बाजार बंद होते नजर आए 7,850 के आसपास निफ्टी पर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी दिग्गजों के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर थी, आधा % से ज्यादा की तेजी के साथ ये दोनों ही इंडेक्स बंद होते हुए नजर आए। लेकिन बैंक निफ्टी आज फिर से स्टार परफॉर्मर रहा, जहां बैंक निफ्टी में एक और शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। कमजोरी ज्यादा थी लेकिन रिकवरी भी बेहद फास्ट होती हुई नजर आई और उसके बाद 1.25% से ज्यादा बैंक निफ्टी मजबूत होकर बंद हुआ। यही वजह थी कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद उतार चढ़ाव के बीच फाइनली ज्यादा मजबूत शेयरों के साथ हुई। वॉल्यूम 5,18,000 करोड़ के आसपास। आज के सेशन में प्राइवेट बैंक्स मजबूती को लीड करते हुए दिखे। HDFC, कोटक, इंडसइंड, ICICI जैसे दिग्गजों में अच्छी खरीदारी नजर आई। वहीं मिड कैप PSU बैंक्स में यूको, यूनियन, देना बैंक जैसे शेयर अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन निफ्टी पर काफी कुछ जो कंट्रीब्यूशन आया तेजी का, केन इंडिया, ONGC और BPCL जैसे ऑयल एंड गैस स्पेस शेयर की जो दिग्गज शेयर है, यहां से निफ्टी में बढ़ोतरी मिली। इनके अलावा वेदांता में एक अच्छी रिकवरी आ जाती हुई दिखी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC और कोल इंडिया जैसे शेयर भी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। वहीं कमजोरी दिखी NMDC और बॉश जैसे शेयरों में और पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स भी आज कमजोरी के साथ बंद हुए। वीजा स्टील में इनके लेनदार लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये खबर थी। साथ ही शायद कोई ब्राजील की कंपनियां एक स्टेक खरीद सकती है। इन खबरों के बाद स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट पर जा पहुंचा और पिछले महीने के लोड फैक्टर्स के आंकड़े आए और स्पाइसजेट ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस खबर के बाद स्टॉक में आज 4% की तेजी बनती हुई नजर आई। मेरे जानकारों को ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी की चिंता सता रही है। मॉर्गन स्टैनली के रुचिर शर्मा के मुताबिक एशिया के बाजार व्यापारिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका को लेकर भी चिंता जाहिर की है। China has been the largest contributor to global growth this decade. And if you look at the trends in Asia, Asia is already in a trade recession. Export growth in virtually every Asian country is collapsing. And the manufacturing growth, as we know, that the big story of the last couple of decades has been that China has become the hub of global manufacturing. And global manufacturing growth, if you look at it today, has virtually come to a standstill. Now, these are typical indicators that you get of a global economy that's very weak and is teetering on the brink of a recession. So I think that we already have some signposts here that the global economy is pretty much close to a recession. And in that article that I wrote, I think we are one shock away from the global economy entering its 6th global recession in post-war history. तीन हिसाब से दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो दर्शाता है कि वर्ल्ड डिमांड पे इम्पैक्ट है, क्योंकि वहां पे जो हम देख रहे हैं, अभी आज ही मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आया है 47 पर, जो कि निराशाजनक है। तो ये दिखाता है कि ग्लोबल डिमांड में जो है इम्पैक्ट है। दूसरा, चीन पर बहुत सारी इकोनॉमीज निर्भरित रहती हैं। कमोडिटीज पर जो इम्पैक्ट आ रहा है, मेटल्स पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो भी उसका है दूसरा पहलू है। और तीसरा, चीन बहुत बड़ा होल्डर है US डॉलर रिजर्व्स का और इससे करेंसी पर भी इम्पैक्ट बना रहेगा। तो चीन से जो चिंताएं आ रही हैं, जो उनका मार्केट काफी मुश्किल से वो स्थिर कर रहे हैं, उससे ग्लोबल मार्केट्स पर भी असर रहेगा और इंडियन मार्केट्स पर भी असर बना रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आयरलैंड में PM मोदी का जोरदार स्वागत। आयरलैंड से किन मुद्दों पर हुई बात बताएंगे आगे। और हेल्थ केयर सेक्टर पर क्यों है कंपटीशन कमीशन की नजर, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। 28 सितंबर को FMC का सेबी के साथ औपचारिक विलय हो जाएगा। विलय से पहले FMC के चेयरमैन रमेश अभिषेक ने CNBC आवाज से खास बातचीत में कहा कि सेबी में विलय के बाद कमोडिटी वायदा बाजार का रेगुलेशन बेहतर ढंग से हो पाएगा और ऑप्शंस जैसे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हो पाएंगे।
सेबी के पास सारे वो पावर्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि एक मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए चाहिए। और उसके साथ साथ में उन्होंने अपने पिछले 25 वर्षों में काफ़ी कैपेसिटी भी उनकी काफ़ी बढ़ी है और इसी तरह से वो सिक्योरिटी मार्केट को भी काफ़ी बेहतर ढंग से रेगुलेट कर रहे हैं। तो वो सारे जो भी रेगुलेशंस हैं, जो बेहतर पावर्स एंड रिसोर्सेज हैं, वे इस मार्केट के रेगुलेशन में भी काफ़ी सुधार लाएंगे। 28 सितंबर से कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आ जाएंगे, तो जो भी सिक्योरिटी मार्केट में अलाउड हैं, जो भी सभी चीज़ें यहाँ पर भी अलाउ हो जाएंगी, इसलिए लीगली और टेक्निकली अलाउड हो जाएंगे। लेकिन वो कब कौन सा प्रोडक्ट इस मार्केट में अलाउ करेंगे वो सेबी को अपने रेगुलेशन टेक ओवर करने के बाद में तय करना है। और हेल्थ सेक्टर पर जल्द ही गाज गिर सकती है। सीएनबीसी आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में सीसीआई चेयरमैन अशोक चावला ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में कार्टलाइजेशन की जांच होने वाली है। इसके लिए सीसीआई हेल्थ सेक्टर में एक सर्वे भी कराने वाला है। यही नहीं, सीसीआई इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं टैक्स एग्रीगेटर्स कम दाम के जरिए अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। सर, सीसीआई की तरफ से खासतौर पर कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेक्टर्स में जांच की जा रही है। खासतौर पर अगर हम कैब एग्रीगेटर की बात करें, जो काफी तेजी से वो ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है, लेकिन सीसीआई ने एक दोबारा से प्रॉप इसकी शुरू की है। क्या ग्राउंड रहा, किस बिहाफ पर ये सब पड़ताल की जा रही है? बेंगलोर शहर से फरियाद आई कि ये सर्विस में बहुत कम दाम लगाए जा रहे हैं और ये बहुत कम इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये जो दूसरी टैक्सी कंपनी जो फेयर रख रही है, ये बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। इससे दूसरी टैक्सी कंपनीज को और बिजनेस को और कंपटीशन को बहुत हानि होगी। तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग का मुद्दा है कि नहीं। सर, कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी? और खास तौर पर जो दो बड़े एग्रीगेटर है, विदेशी कंपनियां हैं ओला और उबर, उन्हीं के ग्राउंड पर इस तरह की बातें सामने आ रही है। कब तक इसकी जांच पूरी हो जाएगी? इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो लास्ट क्वेश्चन यही कि अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें और एयरफेयर रेगुलेशन को जो बात सामने आ रही है कि जिस तरह से लगातार आसमान पर पहुंचते जा रहे हैं किराए, उसको कंट्रोल में करने के लिए और फार्मा सेक्टर में भी कार्टेलाइजेशन की बातें सामने आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए सीसीआई किस तरह के कदम उठा रहा है? एयरफेयर्स का तो कार्टेलाइजेशन का मसला जो है इन्वेस्टिगेट हो रहा है। फार्मा सेक्टर में नहीं, पर हेल्थ सेक्टर में एज ए होल हम एक सर्वे करने जा रहे हैं एक एक्सटर्नल एजेंसी के माध्यम से, ये देखने के लिए कि इस सेक्टर में, जो कि सिटीजन्स और फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसमें किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं या किस तरह के इश्यूज हैं जो कंपटीशन एक्ट को वायलेट करते हो सकते हैं। तो वो जब सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी और एनालिसिस हमारे पास होगा, फिर कमीशन विचार करेगा आगे किस तरह बढ़ना है। किस तरह की शिकायतें आपको आई? जिस तरह से आपने बोला कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जिसके आधार पर आपने ये डिसीजन लिया है कि एक सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद ही आगे जांच की जाएगी। देखिए, कुछ तो इश्यूज ऐसे हैं जिन पे ऑलरेडी हमने डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल रिटेल में कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से लोगों को उचित दामों का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि इंटरमीडिएरी उसमें से काफ़ी चला जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं, उनकी टाइंग इन अरेंजमेंट्स है आइदर विद मेडिसिन सप्लायर्स और विद द इक्विपमेंट सप्लायर्स एटसेट्रा। सो कई तरह के इश्यूज हैं जिससे कि जो बेनिफिट फॉर द मनी दैट द कंज्यूमर्स और यूजर्स पे, वो पूरी तरह से शायद ना मिल सकती हो। इस स्टेज पे बिल्कुल डेफिनेटली कहना मुश्किल है, पर सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद देखेंगे। सर्वे का आधार क्या रहेगा और किन्हीं प्रमुख शहरों में से करवाया जाएगा या पैन इंडिया इसको कंडक्ट किया जाएगा, और कब तक इसको पूरा करने की आपने टाइमलाइन रखी? देखिए, सर्वे करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। सैंपल होगा, but it will try naturally to cover as much of the country as is possible so that we get a representative sample. और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आयरलैंड में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। आयरलैंड से किन मुद्दों पर हुई बात आगे बताएंगे ब्रेक के बाद। और इनकम टैक्स अधिकारियों ने क्यों शुरू किया असहयोग आंदोलन, ये भी देखिए आगे। इनकम टैक्स
टैक्स विभाग के कर्मचारी अब केंद्र सरकार के खिलाफ हो गए हैं। इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन और अप्लायंस फेडरेशन ने असहयोग आंदोलन करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन खाली पड़े पदों को भरने और तय समय पर प्रमोशन की मांग कर रहा है। एक और सरकार एक साल में 1 करोड़ नए टैक्स पेयर जोड़ने का लक्ष्य रख रही है और टैक्स चोरी रोकने की मुहिम चला रही है, लेकिन दूसरी ओर इसकी जिम्मेदारी उठाने वाला इनकम टैक्स विभाग खुद बेबस महसूस कर रहा है। इसकी वजह है इनकम टैक्स विभाग में 30% पदों का सालों से खाली पड़ा होना। 3 साल में प्रमोशन के हकदार अधिकारी 15 साल से प्रमोशन के इंतजार में हैं। सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठता देख अब इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन और एम्प्लॉयज फेडरेशन ने असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला लिया है। देखिए, लास्ट 2 सालों में भी हम लोगों को जो टारगेट दिया गया था उस एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के साथ वो पॉसिबल नहीं था। अभी तो वर्कफोर्स और कम हो गया प्रोपोर्शनेटली, जितना नया चार्ज क्रिएट हुआ। आपको मैंने बताया 22 कमिश्नरेट्स नया बना, उसमें ऑफिसर तो है नहीं काम करने के लिए। तो हाउ कैन वी थिंक अबाउट इट? मतलब जो परसेंटेज पिछले 2 सालों में अचीव नहीं हुआ, शायद उससे बहुत ज्यादा परसेंटेज इस बार फॉल करेगा। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। फेडरेशन ने तय किया है कि वो टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी कोई पहल नहीं करेगा। साथ ही 8 अक्टूबर को हड़ताल की जाएगी। एसोसिएशन का दावा है कि उनके साथ इनकम टैक्स विभाग के 97% कर्मचारी हैं। दरअसल देश भर में इनकम टैक्स ऑफिसर्स के कुल 5,942 पद हैं, जिनमें से करीब 30% खाली हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के 2,294 पद हैं, जिनमें करीब 600 पद खाली हैं। आलम यह है कि एक अधिकारी के ऊपर 2 इनकम टैक्स जोन की जिम्मेदारी है। नो डाउट कि अभी जब नई सरकार आई उन्होंने बायोमेट्रिक शुरू किया कि डिपार्टमेंट में टाइमली आप आएं और जाएं, लेकिन जहां तक मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूंगा, जैसे कि हम अक्टूबर तक जब आते हैं, अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमारे लोग डेली जो है एट 8, 9, 10 तक काम करते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे नाइट तक यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूपीए सरकार ने 2013 में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए 20,751 नई भर्तियों का फैसला तो लिया था, लेकिन अभी तक ये भर्तियां नहीं हुई हैं। दरअसल मामला सिर्फ इनकम टैक्स अधिकारियों की हालत सुधारने और उनका बोझ कम करने तक सीमित नहीं है। अगर सरकार इनकम टैक्स देने वालों की संख्या व्यापक तौर पर बढ़ाना चाहती है और इनकम टैक्स वसूली में मुस्तैदी लाना चाहती है तो इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। कंपनियों को सस्ती दरों और आसान शर्तों पर पूंजी मुहैया कराने के लिए वित्त मंत्रालय ने हाइब्रिड प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। प्रेफरेंशियल शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसे प्रोडक्ट हाइब्रिड कहे जाते हैं क्योंकि इनमें डेट और इक्विटी दोनों के फीचर्स होते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी शर्तों में बड़ी ढील देने की तैयारी में। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, सरकारी कंपनियों को किस तरह की छूट यहां पर मिल सकती है? दरअसल वित्त मंत्रालय में पिछले कई दिनों से लगातार इस बात पर मंथन चल रहा है कि आखिर कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का रास्ता कैसे आसान किया जाए और आसान शर्तों पर कम ब्याज दर पर पूंजी कैसे वो जुटा सकें, इसके लिए कैसे और बेहतर विकल्प मुहैया कराया जाए। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने यह तय किया है कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें डेट और इक्विटी दोनों की खासियत होती है। इसमें खास तौर से प्रेफरेंशियल शेयर की बात कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर की बात कर सकते हैं। ऐसे तमाम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं बाजार में, लेकिन इसका प्रचलन काफी ज्यादा नहीं है क्योंकि इससे जुड़े हुए कायदे कानून काफी सख्त हैं। अब सरकार उन नियमों को ढील देना चाहती है और इसके लिए विचार चल रहा है। इसमें 3 तरह के प्रस्ताव हैं। पहली बात तो ये है कि इस हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के तहत जो खासतौर से यहाँ पे एफडीआई की नीति है उसमें ढील दी जाएगी। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है या फिर प्रेफरेंशियल शेयर है उसमें विदेशी निवेश पर काफी ज्यादा शर्तें हैं। कई मामलों में विदेशी निवेश की छूट नहीं है, तो सरकार इसके लिए विदेशी निवेश की छूट देने पर विचार कर रही है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट को खास तौर से नॉन रेजिडेंट्स को जारी करने में कई सारी पाबंदियां हैं, तो सरकार उन पाबंदियों को यहाँ पर ढील दे सकती है। और तीसरी बात, बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड जैसे जो फंड हैं या फिर संस्थाएं हैं, उनके लिए नॉन लिस्टेड कंपनियों में निवेश की शर्तें काफी कठिन है। एक सीमा से ज्यादा वो निवेश नहीं कर सकते हैं, लिहाजा सरकार इस सीमा को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर इस महीने के पहले हफ्ते में वित्त मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई थी। अब इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वे रिजर्व बैंक और सेबी के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण। और आयरलैंड में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। सारे डिटेल देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद।
और आयरलैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। अमेरिका से CNBC आवाज की खास पेशकश भी इस ब्रेक के बाद। आयरलैंड यात्रा के दौरान भारत और आयरलैंड के बीच कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंडा केनी से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर साझा बयान भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आयरलैंड के बीच रिश्ता काफी पुराना है और दोनों ही देश मिलकर आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए आयरलैंड से समय मांगा। वीजा का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आयरलैंड में भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए वीजा के नियम आसान होने चाहिए। इसके अलावा शिक्षा, तकनीक और पर्यटन में भी मिलकर आगे बढ़ने की बात कही गई। I also hope that Ireland's visa policy will be sensitive to the requirements of India's information technology firms. I convey our interest in concluding a social security agreement which will be of great help to professionals from both countries. I am glad that we will soon have direct air services by airlines of both countries. आयरलैंड के डबलिन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। मोदी की यात्रा को लेकर आयरलैंड में बसे भारतीय समुदाय में खासा उत्साह था। चलिए सीधे रुख करते हैं आयरलैंड में मौजूद हमारे सहयोगी संजय सूरी का। संजय, किस तरह का माहौल देखने को मिला इस संबोधन में और मोदी ने क्या अहम बातें कही यहां पर? तो हमने देखा कि बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री यहां डबलिन आए, लेकिन देखिए कितना जोश जगा, लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था और पूरे लोग जो यहां पे आए उनको सुनने वो पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि जगह ही नहीं रही। प्रधानमंत्री ने सबको संबोधित किया और ये वायदा किया कि अब 60 साल नहीं बीतेंगे आयरलैंड में एक भारतीय प्रधानमंत्री को आने में। तो उन्होंने बहुत कुछ और भी कहा जिसको सुन के यहाँ लोग बहुत प्रसन्न हुए। 2016 में एक जो है सालगिरह मनाई जाएगी, एनिवर्सरी मनाई जाएगी जब आयरलैंड का आजादी का संघर्ष शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि उसमें भारत पूरी तरह से शामिल होगा और अपना योगदान देगा और कंधे से कंधे मिलाकर आयरिश लोगों के साथ उस अवसर को मनाएंगे क्योंकि भारत भी उसी प्रकार आजादी के लिए लड़ा था। साथ में जो प्रधानमंत्रियों के बीच में चर्चा हुई उसमें भी काफी बातें निकली हैं और काफी रास्ते सामने नजर आए हैं और बनाए गए हैं और तय हुआ है कि उन रास्तों पर साथ साथ मिलकर चलेंगे, जैसे कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, IT को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच में टूरिज्म को बढ़ाना। तो एक संकेत बहुत भारी सामने आया है कि भविष्य में आयरलैंड और भारत के नाते जो है काफी पक्के हो जाएंगे। और आयरलैंड के बाद नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां उनके कार्यक्रम की शुरुआत कल संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन से होगी। मोदी इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण तो नहीं देंगे, लेकिन वो इस दौरान दिग्गज नेताओं से मुलाकात जरूर करेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मेजबानी में शांति स्थापना सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। भारत में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के मकसद से वो बड़े निवेशकों से बातचीत भी करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा कवर करने के लिए CNBC आवाज अमेरिका में है। सैन होजे से हमारी संवाददाता हर्षदा सावंत जुड़ रही है। हर्षदा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सैन होजे में मोदी जी का ये दौरा कितना अहम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा वाकई में ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि 3 दशकों बाद यानी कि लगभग 30 सालों बाद कोई प्रधानमंत्री सिलिकॉन वैली पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस हमेशा से रहा है कि भारत को इकोनॉमी को नए बिजनेसेस के जरिए बढ़ाया जाए और इस दौरे में इसी पर फोकस रहेगा कि कैसे इनोवेशन और सिलिकॉन वैली जो इनोवेशन का हब माना जाता है उसका फायदा उठाया जाए। यहाँ पर जो भारतीय मूल के इतने सारे लोग काम कर रहे हैं बड़ी सी बड़ी कंपनियों में, उनसे कैसे इनपुट्स लेके उसको भारत में अमल किया जाए और खास तौर से जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम नरेंद्र मोदी की सरकार ने काफी समय से उसको अहमियत दी है,
उसको एक तरफ से एक नई जान मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की मदद सबसे ज्यादा अहम रहेगी और उसी का फायदा शायद ये सरकार इस दौरे के बाद अपनाना चाहेगी। राइट, अर्शदा, सैन होजे में इस वक्त क्या माहौल है और किससे यहाँ पर मोदी की मुलाकात होने वाली है? जी हाँ, और सैन होजे में भी तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है। 26 और 27 को नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और फोकस यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात हो, जिसमें एप्पल के टिम कुक शामिल हैं, गूगल के सुंदर पिचाई, अडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण शामिल हैं। खास बात यह है कि भारतीय मूल के जो प्रोमिनेंट सीईओज हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, उनसे मुलाकात होगी। यहाँ पर वेंचर कैपिटल कम्युनिटी से भी मुलाकात होने वाली है। 26 और 27 को काफी ज्यादा एक्शन होने वाला है और CNBC आवाज ऑफ कोर्स उसकी पूरी पल पल की खबरें आप तक लेकर आएगा। खास बात यह है कि इस बारी प्रधानमंत्री के साथ भारतीय मूल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो पेटीएम के विजय शेखर शर्मा जैसे लोग हों या फिर इनमोबी के नवीन तिवारी, ये तमाम वो लोग हैं जो भारत की नई इकोनॉमी पर जोर दे रहे हैं, नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं और वो अपने आइडियाज सिलिकॉन वैली में आकर दिखाने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको भारत में कैसे ले जाया जाए, उसको देखना, कैसे तालमेल भारत और अमेरिका बनाएगा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी पर खासा ध्यान रहेगा। अमेरिका के इस दौरे में नमो मंत्र होगा आइडिया और इनोवेशन। सिलिकॉन वैली में न्यू एज बिजनेस लीडर से होगी मोदी की बात। फेसबुक के हेडक्वार्टर में बनेंगे नए फ्रेंड्स, शेयर और लाइक की होगी भरमार। सैप सेंटर क्या बनेगा मैडिसन स्क्वायर गार्डन, इन सारे प्रोग्राम और मीटिंग का क्या है इंडिया कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिलिकॉन वैली से हर रोज कुछ खास सिर्फ CNBC आवाज पर। और दिल्ली में सस्ती हो सकती है प्रॉपर्टी, मंदी से रियल एस्टेट सेक्टर की हालत खस्ता। पूरी खबर बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और जयपुर राजघराने का सुलझा प्रॉपर्टी विवाद, किसे मिलेगी अब प्रॉपर्टी, ये भी देखिए आगे। और अब बात करते हैं हमारे खास आयोजन दिल्ली पर फोकस की। DLF के ईडी राजीव तलवार का कहना है कि पिछले कुछ वक्त में रियल एस्टेट के दाम में कटौती हुई है। उनका मानना है कि अगर मांग बढ़ी तो रियल एस्टेट में दाम और गिरावट उसमें देखने को मिल सकती है। 3,500 से 4,000 तक प्रति स्क्वायर फुट की प्राइस पे मकान बिक रहे हैं आज के दौर में, जबकि हम लोग 2006, 2007, 2008 में करीबन 5 से लेकर 6,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट तक पहुंच चुके थे। तो इसमें जरूर कटौती हुई है। अगर और ग्राहक आते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि और भी कटौती होगी। और मुंबई के बाद अब दिल वालों की दिल्ली भी फाइनेंशियल हब बनने की ओर बढ़ रही है। देश की राजधानी होने के साथ दिल्ली उद्योगों का भी एक बड़ा सेंटर बन गया है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो दिल्ली के निवेशकों का शेयर बाजार पर भरोसा बढ़ा है। तो दिल्ली के निवेशक ट्रेडिंग में ज्यादा रुचि रखते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में निवेश करना है उन्हें पसंद, इसी पर हमारा फोकस लगातार बना हुआ है। और दिल्ली के निवेशकों का मूड बता रही है हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा। दिल्ली के निवेशकों का मूड समझने के लिए हम पहुंचे हैं SMC के डीली ग्रुप और हमारे साथ है प्रदीप अग्रवाल जी और रवि सिंह जी। प्रदीप अग्रवाल जी, आप इतने सालों से दिल्ली में हैं, दिल्ली के निवेशक की खास बात क्या है? देखिए, ट्रेडिशनली जो दिल्ली का इन्वेस्टर है वो प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जो इन्वेस्टर है दिल्ली का वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करने के लिए अग्रसर हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो इक्विटी मार्केट का है, जो दिल्ली का इन्वेस्टर इक्विटी के मार्केट में और इन्वेस्ट करने वाला है, ऐसा वो मन बना रहा है, ऐसा मेरा मानना है। रवि जी, इस वक्त जो ट्रेंड है वो किस तरफ ज्यादा है? क्या ट्रेडिंग पर ज्यादा फोकस है या फिर लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं दिल्ली के निवेशक?
देखिए, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर जो है वो अपने प्रॉफिट को देखता है, उसको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आ रहा है या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आ रहा है, वो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट लेके जाना चाहता है। लेकिन दिल्ली में मैंने देखा है जो नेचर है, जो हमारे यहाँ पे क्लाइंट आते हैं, विजिट करते हैं, कुछ बाहरी क्लाइंट्स भी आते हैं, आपकी मीडिया की वजह से हम लोगों को जो लोग जानते हैं वो आते हैं, तो मैंने देखा है कि उनका जो निवेश करने का तरीका है वो तो है कि उन्हें एक टारगेट लेके चलते हैं कि लॉन्ग टर्म पे अगर है तो मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन अगर इंट्राडे की ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि शायद एफएनओ की ट्रेडिंग इधर भी ज्यादा बढ़ी है, और जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है लोगों के अंदर, अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि एक जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है और जो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो सिस्टम बढ़ा है, शायद उसकी वजह से अब दिल्ली के लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, और उसको लेकर के शायद यहाँ पर वो लोग वॉल्यूम भी आपको थोड़ा ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। जयपुर घराने का सुलझा प्रॉपर्टी विवाद, किसे मिली है प्रॉपर्टी, देखिए इस ब्रेक के बाद। जयपुर के राजघराने का लंबे वक्त से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद को लेकर चल रहे विवाद में राजमाता गायत्री देवी के पोते और पोती के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब राजकुमार देवराज और राजकुमारी ललित्या देवी को गायत्री देवी की जायदाद मिल जाएगी। जयपुर के प्रतिष्ठित जय महल होटल और रामबाग पैलेस पर हक की राजसी लड़ाई अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए गायत्री देवी के पोते राजकुमार देवराज और राजकुमारी ललित्या देवी को ही उनकी जायदाद का वारिस माना है। इस जायदाद पर गायत्री देवी के सौतेले बेटे पृथ्वीराज ने भी दावा किया था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पृथ्वीराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। गायत्री देवी के बेटे स्वर्गीय जगत सिंह की जय महल, रामबाग महल और दूसरे बिजनेस में हिस्सेदारी पर किसका हक है, इसे लेकर कोर्ट में लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। जगत सिंह की फरवरी 1997 में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी जायदाद राजमाता गायत्री देवी के पास चली गई थी। लेकिन पृथ्वीराज समेत जगत सिंह के सौतेले भाइयों ने गायत्री देवी की मौत के बाद उनके बच्चों राजकुमार देवराज और राजकुमारी ललित्या देवी को हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि राजमाता ने अपनी वसीयत में पूरी जायदाद अपने पोते पोती के नाम कर दी थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद राजकुमार देवराज और राजकुमारी ललित्या जयपुर के जय महल और रामबाग महल के मालिक हो गए हैं। धीरज अग्रवाल के साथ इंदु चौधरी, दिल्ली। और हैचबैक कारों में कंपटीशन को और तेज करते हुए फोर्ड बाजार में फीगो का नया वर्जन लेकर आई है। क्या है इस कार में खास, अब बता रहे हमारे संवाददाता रोहन सिंह। सेकंड जनरेशन फीगो कई हाई एंड फीचर्स के साथ आई है। 3 इंजन ऑप्शन और 7 कलर्स में फीगो के वेरिएंट्स 4,30,000 से शुरू हैं, जबकि टॉप एंड मॉडल की कीमत 7,40,000 रुपए रखी गई है। ये सेगमेंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, इसलिए फोर्ड ने नई फीगो को काफी मॉडर्न फीचर से लोड किया है। माई की फीचर स्पीड कंट्रोल कर सकता है और ड्राइवर को ऑडियो और मैसेज अलर्ट भी देता है। माई फोर्ड डॉक और फोर्ड ऐप लिंक इस कार को आपके स्मार्टफोन से जोड़ते हैं। का व्हील बेस और बड़ा कर दिया है। व्हील बेस बड़ा करने से हम जब इंडियंस ट्रैवल करते हैं हम हमेशा परिवार को साथ में लेके चलते हैं। सो दिस विल अलाउ कि हमारे परिवार मेंबर्स भी बड़े आराम से कंफर्टेबली जा सके। सो व्हील बेस इज अ सेकंड। ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया में गिवन द रोड कंडीशंस ग्राउंड क्लियरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने ग्राउंड क्लियरेंस भी बेस्ट इन क्लास दी है 174 mm। फीगो का मुकाबला इस सेगमेंट की लीडर मारुति स्विफ्ट और Hyundai ग्रैंड i10 जैसी कारों से होगा। डीजल वर्जन में 1.5 लीटर का इंजन है जो 99 bhp पावर देता है। फोर्ड का दावा है कि ये इस सेगमेंट में सबसे पावरफुल कार है। पेट्रोल वेरिएंट में 2 इंजन ऑप्शन हैं, 1.2 लीटर जो 87 bhp पावर देता है और 1.5 लीटर जो 110 bhp पावर देता है। सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। गाड़ी के टॉप एंड वर्जन में 6 एयरबैग हैं। ABS, EBD जैसे फीचर तो हैं ही। लुक वाइज ऑल न्यू फीगो अपने कॉम्पैक्ट सेडान वर्जन फीगो एस्पायर से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हालांकि ये लुक काफी स्पोर्टियर है और अगर स्पेस की बात करें तो अंदर इसमें स्पेस का काफी ख्याल रखा गया है और इसमें खासतौर पे हेड रूम और लेग रूम के लिए काफी जगह है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है। गाड़ी में इनहैंस्ड सेफ्टी फीचर्स हैं। पहली बार कोई हैचबैक 6 एयरबैग्स प्रोवाइड कर रही है। तो कुल मिला के फेस्टिव सीजन में 4.3 लाख में ऑल न्यू फीगो एक अच्छी डील दिख रही है।
फोर्ड ने फिगो के बेस मॉडल की कीमत अपने कॉम्पिटिटर से कम रखी है, लेकिन फिर भी राह आसान नहीं रहने वाली। मारुति की स्विफ्ट, हुंडई की ग्रैंड i10 और पोलो जैसी कारों से इसे कड़ा मुकाबला करना होगा। रोहन सिंह, दिल्ली। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।